अस्सलाम वालेकुम बेटा। जो आज हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो स्टैटिस्टिकल टेबल्स एंड ग्राफ्स है। अभी तक हमने पढ़ा था कि हमारे पास स्टैटिस्टिक्स जो है वो डाटा कलेक्शन से डील करती है और उसमें हमने डाटा और डाटा की डिफरेंट टाइप्स पढ़ी थी। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि उस डाटा को हमने कैसे टेबल फॉर्म में ऑर्गेनाइज़ करना है। ठीक है, टेबल को बनाने के लिए हमारे पास वैल्यूज़ जो हमें गिवन फॉर्म होती हैं इन द फॉर्म ऑफ अल्फ़ाबेट्स होंगे या नंबर्स होंगे, उन वैल्यूज़ को हमने देखना होता है कि हमारे पास उस वैल्यू में सबसे मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू क्या अवेलेबल है, और उस वैल्यू के ऊपर हमने क्या करनी होती है, डिफरेंट क्लासेस बना लेनी होती हैं, उनको डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड कर देना होता है डाटा को ऑन द बेसिस ऑफ सम सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस। जो सिमिलर वैल्यूज़ होंगी उनको फिर हम क्या करते हैं, काउंट करके या टैली करके आगे उसके लिख देते हैं, हर क्लास के आगे उसकी वैल्यूज़ लिख देते हैं कि कितने नंबर ऑफ़ टाइम्स वो वैल्यू आई है। जो नंबर ऑफ़ टाइम्स आना है उस वैल्यू का, दैट इज़ कॉल्ड एज द फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट क्लास। तो जब हम उसको फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में लिखते हैं किसी भी वैल्यू को, तो वो हमारे पास क्या बन जाता है, फ्रीक्वेंसी टेबल। फ्रीक्वेंसी टेबल बनाने के लिए हमारे पास दो चीज़ें चाहिए होती हैं, एक कैटेगरीज होती हैं या जो क्लासेस कह लें या ग्रुप्स कह लें, जिसमें हमने डिवाइड किया होता है पूरे डाटा को, और आगे उसकी फ्रीक्वेंसी या नंबर काउंट होता है कि कितनी दफ़ा वो वैल्यू आ रही है। जो सिंपल हमारे पास फ्रीक्वेंसी टेबल होता है उसमें हमारे पास क्लासेस और फ्रीक्वेंसीज़ होती हैं। लेकिन अगर हम इसी टेबल को ज़्यादा बढ़ाना चाहें कि हम इसमें इसकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी भी काउंट करें और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी काउंट करें, तो इसमें हमने रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम बनाना होता है। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है कि जो हमारी वैल्यू है उस क्लास की, उसको डिवाइड कर देते हैं टोटल फ्रीक्वेंसी से, सम ऑफ द टोटल फ्रीक्वेंसीज। जैसे हमारे पास यहाँ पे डाटा था, 25 स्टूडेंट्स का डाटा था, उनके ग्रेड्स थे मुख्तलिफ ABCDEF तक। अब हमने क्या किया कि A से लेके F तक ग्रेड्स की क्लासेस बना ली और हर ग्रेड को काउंट किया। चाहे आप अगर जैसे छोटी वैल्यूज़ हैं तो आप क्या करते हैं, 1 बाय 1 इन्हें काउंट कर लेते हैं। जैसे A1 2 3 एंड 4 टाइम्स A आया। B कितनी दफ़ा आया, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। और C कितनी दफ़ा आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टाइम्स A आया। तो इन सब का टोटल जो है हमारे पास, हर फ्रीक्वेंसी का टोटल क्या बन रहा है, 25। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होगी हर क्लास के लिए, ये A क्लास है, ये B, ये C, ये D, E, F। हर क्लास की रिलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होगी, उसकी फ्रीक्वेंसी का फ्रैक्शन ऑफ द टोटल फ्रीक्वेंसी। 4/25 इसकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी और 7/25 नेक्स्ट क्लास की, इसी तरह अप टू सो ऑन। और सम ऑफ ऑल द रिलेटिव फ्रीक्वेंसीज हमारे पास क्या बनेगा, 1। ठीक है, क्योंकि वो डेसिमल फॉर्म में होगी तो वो हमारे पास 1 बन जाएगा। और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है, क्यूमुलेटिव का मतलब होता है कि हम सम अप कर देते हैं। A क्लास तक हमारे पास 4 वैल्यूज़ आई हैं, B क्लास तक हमारे पास क्या आएंगी, 4 + 7। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, 11। फिर इस 11 के बाद नेक्स्ट क्लास क्या है, C में कितनी वैल्यूज़ आ गई हैं, 11 + 9 20। बेसिकली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होता है कि जिस क्लास में हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ले लेते हैं उस क्लास की और उससे प्रीवियस क्लासेस की सारी फ्रीक्वेंसीज का क्यूमुलेटिव या कंबाइन सम कह लें उसको, तो हमारे पास वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का टेबल बन जाता है। अब हमारे पास बेसिकली 3 चीज़ें हैं, एक सिंपल फ्रीक्वेंसी, एक रिलेटिव फ्रीक्वेंसी और एक क्या है हमारे पास, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ एनी कैटेगरी इज़ द फ्रैक्शन ऑफ ऑल द वैल्यूज़ दैट फॉल इन द कैटेगरी इन दैट पर्टिकुलर क्लास। और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमारे पास इज़ द नंबर ऑफ डाटा वैल्यूज़ इन दैट कैटेगरीज इन ऑल द प्रीसीडिंग कैटेगरीज। उस क्लास में और उससे प्रीसीडिंग सारी क्लासेस में जो वैल्यूज़ हैं, दे आर कॉल्ड एज द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। हमारे पास क्या होता है कि डाटा को मुख्तलिफ क्लासेस में डिवाइड करने के लिए हमने देखना होता है, जैसे ये तो नंबर था ना ABCD, ये सिंपल हमारे पास डाटा है, क्वालिटेटिव डाटा। अगर हमारे पास डाटा इन द फॉर्म ऑफ क्वान्टिटीज़ हो या नंबर्स हो, तो उस सूरत हाल में क्या होता है, जैसे अब हमारे पास ये था 76 80 78 76 94, 20 बच्चों के एग्ज़ाम स्कोर हैं 100 नंबर में से। अब हमने इसको कैसे डिवाइड करना है, इसके लिए हमारे पास क्या कंडीशन होगी कि अगर तो ये 4-5 वैल्यूज़ होती तो हम, जैसे वो ABCD किया था, तो यहाँ पे अगर हमारे पास 4-5 वैल्यूज़ होती तो हम उनको 4-5 को ही लिख देते। लेकिन चूंकि वो वैल्यूज़ की रेंज बहुत बढ़ रही है, रेंज से मुराद है कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू और उसकी मिनिमम वैल्यू में काफ़ी फ़र्क है, तो हम यहाँ 72 से लेकर 98 तक हर वैल्यू तो नहीं लिख सकते। तो फिर हम उस सूरत हाल में क्या करते हैं, डिफरेंट क्लासेस बना लेते हैं कि हम उसकी लिमिट अप्लाई कर देते हैं कि एक
70 से लेके हम 75 तक कर लेंगे, 75 से 76 से आगे 80 तक कर लेंगे। इस तरह से हम उसके मुख्तलिफ ग्रुप्स बना लेंगे, कोई ना कोई इसको लिमिट डिसाइड करके। जो क्लास की लिमिट डिसाइड करना है या उन्हें हमने कितनी क्लासेस में डिवाइड करना है या कितने ग्रुप्स में डिवाइड करना है, दैट इज़ कॉल्ड एज बिनिंग डाटा। बिनिंग डाटा में क्या होता है, व्हेन वी डील विद द क्वांटिटेटिव डाटा कैटेगरीज इट इज़ ऑफन यूजफुल टू ग्रुप और बिन द डाटा इनटू कैटेगरीज दैट कवर द रेंज ऑफ पॉसिबल वैल्यूज़। जितनी भी रेंज है वैल्यूज़ की, जैसे यहाँ पे 72 से 98 तक है, तो हमने इसको इस तरह से डिवाइड करना है कि सबसे छोटी वैल्यू से लेकर सबसे बड़ी वैल्यू तक तमाम उसके क्लासेस में आ जाएं। इस एग्जांपल में अगर हमें कोई भी बिन के लिए वैल्यू नहीं दी गई तो हम अपनी मर्ज़ी से 5 यूज़ कर सकते हैं, 6 यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर उन्होंने हमें बिन दे दिया कि यू हैव टू यूज़ द 4 बिन, 5 बिन, 6 बिन, तो वो क्या होगा, हमारे पास कंपल्शन हो जाएगी कि हमने उतनी ही डाटा में वेरिएशन लेनी है। बिन आपके यहाँ पे कोर्स में बिन डाटा होता है, लेकिन स्टैटिस्टिकली अगर हम इसे यूज़ करें तो बेसिकली ये क्या होता है, क्लास इंटरवल। एक क्लास से दूसरी क्लास में जाने का इंटरवल, दिस इज़ कॉल्ड एज क्लास इंटरवल, या क्लास हाइट कह लें। अगर आपने एक क्लास से दूसरी क्लास में, हमारे पास क्लास में क्योंकि लिमिट्स होती हैं, जब ऐसी सूरत हाल होगी तो हम क्लास को क्या करेंगे, मुख्तलिफ रेंजेस में डिवाइड कर देंगे। 95 से लेके 99 तक, 90 से लेके 94 तक, 85 से लेके 89 तक, ये मुख्तलिफ बिन्स में क्लासेस में ऑन द बेसिस ऑफ 5 बिन डिवाइड कर दिया गया। लेकिन अगर हम इसी एग्जांपल को सेम अपने मेथड से करने की कोशिश करें तो हम क्या करेंगे, हम इसको 6 बिन में भी डिवाइड कर सकते हैं। जैसे सबसे छोटी वैल्यू क्या है हमारे पास, 70 से लेके 75, 76 से लेके 80। अच्छा जी, अब हमने क्या किया है, अपनी डाटा की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू को देखते हुए कि मैंने अपने हिसाब से आपको अपनी मर्ज़ी का बिन सेट करते हुए यहाँ पे आपको वैल्यू बताइए कि सबसे पहली वैल्यू हम छोटी से ले लेते हैं। आप बड़ी से भी छोटी की तरफ आ सकते हैं और छोटी से बड़ी की तरफ भी जा सकते हैं। मैंने अब क्लासेस में डिवाइड किया तो मैंने 70 से लेके 75, 76 से 80, 81 से 85 तक मुख्तलिफ क्लासेस बना ली। इसमें हमारे पास ये लोअर लिमिट कहलाती है और ये क्या कहलाती है, अपर लिमिट ऑफ ईच क्लास। टैली बनाने के लिए क्या तरीकाकार होता है, हम इसको काउंट करने के लिए कि हमसे कोई मिस्टेक ना हो जाए तो हम 1 बाय 1 लगाते हैं। सबसे पहली वैल्यू है हमारे पास 76 के आगे हम एक लाइन लगा देंगे। नेक्स्ट है हमारे पास 80, तो 80 के बाद हम 80 क्योंकि इसी लाइन क्लास में है तो 80 पे लग जाएगी। फिर 78 है, 78 ऑल्सो लाइज इन दिस क्लास, 76 ऑल्सो लाइज इन दिस क्लास। 94 है तो 94 यहाँ आ रहा है। 75 है तो दैट इज़ हेयर। 98 है तो 98 विल बी हेयर। 77 इज़ हेयर। जब 4 लाइंस लग गई हैं तो 5th वन हम इसके ऊपर ऐसे करके लगाएंगे। फिर है हमारे पास 98, 77 एंड देन 84 आ गया तो 84। नेक्स्ट है हमारे पास 88, ये यहाँ आएगा। 81 विल बी हेयर। 72 इज़ हेयर। 91, 72 अगेन। 74 will be here. 86, 79, 88, 72 and then 75। अब अगर हम इसको काउंट करें तो 5 और एक ये हमारे पास बन गई 6, 5 और एक ये 6, ये 2, ये 3, ये 2 और ये 1। ये हमारे पास बन गई इसकी क्लासेस। इसका टोटल सम क्या बनता है हमारे पास 20। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी जैसे मैंने आपको बताया फ्रैक्शन होगी हर क्लास की फ्रीक्वेंसी की अपनी टोटल फ्रीक्वेंसी से, जैसे कि 6/20, 6/20, 2/20, 3/20 एंड 2/20 एंड 1। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होगी, पहली क्लास की एज इट इज़ 6, 6 + 6 12, 12 + 2 14, 14 में प्लस किया 3, 17 + 2 19 + 1 20। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी बन गई और रिलेटिव फ्रीक्वेंसी भी बन गई। तो बेसिकली ये हमारे पास क्या बन गया, फ्रीक्वेंसी टेबल। अच्छा ऐसे है, फ्रीक्वेंसी टेबल बनाने के पास हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेप होता है दैट इज़ कॉल्ड एज प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ। पहली प्रेजेंटेशन हमने इन द फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी टेबल की है, नेक्स्ट हमारे पास है इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ। अब ग्राफ बनाने के लिए हमारे पास मुख्तलिफ जो हैं ग्राफ्स अवेलेबल आपकी बुक में, वो मैं डिस्कस कर।
हमारे पास मुख्तलिफ बार चार्ट्स होते हैं और मुख्तलिफ पाई चार्ट्स होते हैं। बार चार्ट्स में हमारे पास क्या होता है कि हम ग्राफ बनाने के लिए, ये तो आपको पता है कि एक एक्सिस होता है, हमारे पास कोऑर्डिनेट्स होते हैं ग्राफ पेपर पे, इस टाइप पे एक्स एक्सिस होता है और इस तरफ क्या होता है वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग हम वैल्यूज़ लेते हैं और वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग हमने क्या लेनी होती है, फ्रीक्वेंसीज लेनी होती हैं। हमारे पास मुख्तलिफ चार्ट्स और मुख्तलिफ ग्राफ्स के लिए जो चीज़ें ज़रूरी हैं वो ये है कि सबसे पहले तो आपने ये समझना है कि आप कौन सा ग्राफ या चार्ट बनाने जा रहे हैं। फिर उसके अकॉर्डिंग उसका टाइटल देंगे कि आपके पास जो डाटा है जिसका आप ग्राफ या चार्ट बना रहे हैं वो क्या, किस चीज़ का डाटा है। फिर उसके वर्टिकल स्केल पे भी उसका मार्क करेंगे कि एक्स एक्सिस के लॉन्ग आप क्या ले रहे हैं, उसके ग्रेड्स ले रहे हैं, उसके मार्क्स ले रहे हैं, उसकी प्रोडक्शन ले रहे हैं। और वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग आप लोग क्या लेंगे, उसकी वैल्यूज़ लेंगे, फ्रीक्वेंसी लेंगे। जैसे अभी हमारे पास ये एग्जांपल थी, इसमें हमने क्या किया कि हमारे पास मुख्तलिफ क्लासेस थी और क्लासेस के हमने फ्रीक्वेंसी काउंट किया। दो बातें याद रखिएगा, जो हमारे पास बार ग्राफ होता है या फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन कहेंगे जिसे हम, या फ्रीक्वेंसी कर्व कहेंगे, उसके लिए हमारे पास एक वैल्यू, सेंट्रलाइज वैल्यू ज़रूरी होती है। उसमें हमें क्लास लिमिट से नहीं बना सकते, उसके लिए हमें इन दोनों क्लासेस का मिड पॉइंट लेना होता है, या जो एक सेंट्रल वैल्यू है, एवरेज जिसे कहेंगे, वो लेंगे ताकि एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग हम इस तरह से ग्राफ बना सकें। जैसे ये पीछे हमने एग्जांपल की थी कैटेगरिकल डाटा की, ABCDE, तो उसमें A ग्रेड वाले बच्चों का ये बार बना, B ग्रेड वाले बच्चों का ये बना, C ग्रेड वाले बच्चों का ये बना था, D ग्रेड वाले बच्चों का ये बना था। अब हमारे पास चूँकि ये एग्जाम्पल है, अगर हम इसी को कन्वर्ट करें तो इसमें हम क्या करेंगे, इन मार्क्स का पहले मिड पॉइंट ले लेंगे, या उसे क्या कहते हैं, क्लास एवरेज ले लेंगे। अब इसका मिड पॉइंट लेने के लिए हम क्या करेंगे, 70 + 75 डिवाइडेड बाय 2, और यहाँ पे हमारे पास इसका मिड पॉइंट निकल आएगा, वो क्या होगा, क्लास मार्क भी कहलाता है, ठीक है। या आम हालात में हम उसे x कहते हैं क्योंकि हमारे पास वो वैल्यूज़ नोटेट हो रही होती हैं। अब इसका मिड पॉइंट निकालें, 70 + 75 डिवाइड बाय 2, 76 + 80 डिवाइड बाय 2, 81 + 85 डिवाइड बाय 2। हाँ जी, नेक्स्ट हमने अपने मिड पॉइंट्स निकाल लिए। यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक थी कि मैंने 70 लिखा हुआ था, दैट दिस इज़ 71, क्योंकि हमारे पास 5 बिन का लेना है, तो 76 में और 71 में 5 का हमारे पास इंटरवल होना चाहिए, ठीक है। तो हमारे पास इन दोनों का सम डिवाइडेड बाय 2 क्या आया, 73, 78, 83, 88, 93 एंड 98। अब हम क्या करेंगे, इसका बार ग्राफ अगर हमें बनाना है या बार चार्ट बनाना है तो हम उसको क्या करेंगे, एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग वैल्यूज़ ले लेंगे और वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग फ्रीक्वेंसीज ले लेंगे। हमारे पास सबसे छोटी फ्रीक्वेंसी क्या लाई कर रही है, 1, और सबसे बड़ी क्या कर रही है, 6। तो अब हमारे पास स्केल फिट करना है, स्केल में हम क्या करेंगे, 2, 4 और 6 और 8 का, ठीक है। और इधर हम क्या लेंगे, वैल्यू, सबसे पहली वैल्यू है हमारी 73, फिर 78, फिर 83, 88, 93 और 98, ठीक है। अब हम इसको कैसे लेके चलते हैं, 73 पे हमारी फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम राइज कर रही है 6 तक, तो यहाँ पे लगाएंगे पॉइंट और इसको नीचे एक रेक्टेंगुलर शेप में बार बना देंगे। नेक्स्ट भी हमारे पास 6 तक है, 83 कहाँ पे लाई कर रहा है, 2 पे, तो 83 के लिए हम यहाँ 2 तक लाइन लगाएंगे। 88 हमारे पास लाई कर रहा है 3 के लिए, तो समवेयर बिटवीन 4 एंड 3, तो ये यहाँ आ जाएगी लाइन। 93 अगेन 2 और 98 अगेन 1 पे, तो हम ये 2 और उसके दरमियान में लाई करेंगे। दिस इज़ कॉल्ड एज बार ग्राफ, या इसको हम कहते हैं बार चार्ट, ठीक है। अगर अब हमें इसी का ग्राफ बनाना है, या इसको हमने चार्ट होगी पिक्चर फॉर्म में, और ग्राफ जब हम इसको करेंगे तो ग्राफ में हम क्या करेंगे, इसके अकॉर्डिंग हम 73 पे यहाँ पॉइंट लगा लेंगे। जैसे अगेन हम बनाते हैं यहाँ पे, कोशिश करें ग्राफ में लाइंस हमारे पास सीधी हों। आई एम नॉट हैविंग अ स्केल हेयर राइट नाउ, सो थोड़ी सी मेरी लाइंस ऊपर नीचे हैं। 88, 93 एंड 98, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे फिर वही वैल्यूज़ 2, 4, 6 और 8। तो 73 पे पहली वैल्यू क्या आ रही है, 6, देन नेक्स्ट है 6, फिर है हमारे पास 2, 3, 2 एंड देन 1। तो जब हम इन पॉइंट्स को, डॉट्स को मिलाएंगे तो दिस इज़ कॉल्ड एज ग्राफ। इसे फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन भी कहते हैं और फ्रीक्वेंसी कर्व भी कहते हैं, ठीक है।
अच्छा, इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट जो हमारे पास ग्राफ है दैट इज़ कॉल्ड एज हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम बेसिकली कैटेगरिकल डाटा जो होता है इन द फॉर्म ऑफ क्लासेस उसके लिए बनाया जाता है। अब यहाँ पे हमारे पास जो क्लासेस हैं इसमें अपर लिमिट और लोअर लिमिट में 71 और 75 है, यहाँ 76 से 80 है। तो अगर हमारे पास डाटा डिस्क्रीट फॉर्म में होता है तो हम उसके लिए क्या करते हैं, ये क्योंकि हमारे पास डिस्क्रीट है, जम्प्स की फॉर्म में बढ़ रहा है। अभी हमें जब हिस्टोग्राम बनाना है तो हिस्टोग्राम के लिए हमारे पास बेसिकली क्या चाहिए होती हैं, लोअर क्लास बाउंड्रीज एंड द क्लास फ्रीक्वेंसीज या लोअर क्लास लिमिट्स और क्लास फ्रीक्वेंसी। अब चूंकि ये डिस्क्रीट का डाटा है तो अब हम इसमें क्या करते हैं, हमारे पास क्योंकि डिफरेंस नहीं है, 71 से 75 तक एक क्लास ले लेंगे, फिर नेक्स्ट क्या 75 से ऑनवर्ड्स 80 तक। अब इस सिचुएशन के लिए हम क्या करेंगे, इसको अगर हम क्लास बाउंड्रीज में कन्वर्ट कर लें, जो स्टैटिस्टिकली अगर हमें करना पड़े तो क्या होता है 76 से लेके 75 में डिफरेंस लेंगे, सेकंड क्लास की लोअर लिमिट और फर्स्ट क्लास की अपर लिमिट का डिफरेंस डिवाइडेड बाय 2, फिर उसको पहली वैल्यू में माइनस करते जाएं, दूसरी वैल्यू में प्लस करते जाएं। तो ये हमारे पास यहाँ पे डिस्क्रीट से कॉन्टीन्यूस डाटा में कन्वर्ट हो जाएगा ताकि हमारी लाइन में कोई गैप ना आए। अगर आप इसको एज इट इज़ बनाना चाहें जैसे आपकी बुक में है तो आप इसमें इसकी लिमिट्स, क्योंकि हमारे पास बिन क्या दी गई है 5 का इंटरवल दिया गया, तो हम 71, 75 एंड देन ऑनवर्ड्स करके इसका ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। ये देखें मैंने अब यहाँ पे क्लासेस लिख ली, क्योंकि पहली क्लास यहाँ 71 से स्टार्ट हो रही है, लेकिन इससे अगर प्रीवियस क्लास होती तो उसकी अपर लिमिट क्या होती 70, क्योंकि बिन का फ़र्क 5 का है यहाँ पे, तो 70, 75, 80, 85, 90, 95 और 100 हमने इसकी लिमिट्स ले ली, या आप लोअर लिमिट्स ले लें या अपर लिमिट्स ले लें। अभी हमारे पास यहाँ पे हमने अपर लिमिट्स के अकॉर्डिंग किया, अब यहाँ पे हम इसकी फ्रीक्वेंसी ड्रॉ करेंगे 2, 4, 6 और 8। 70 से लेके 75 तक की वैल्यू का है हमारे पास 6 तक, तो हम पहले ये 6 तक इसकी रेक्टेंगल को एक्सटेंड करेंगे और इस तरह बनाएंगे। ये याद रखिएगा क्लास की विड्थ बड़ा इंपॉर्टेंट मीनिंग रखती है अगर आपने हिस्टोग्राम बनाना। जैसे जैसे ये विड्थ बढ़ेगी वैसे वैसे इसका रेक्टेंगल का साइज़ भी बढ़ेगा, लेकिन चूंकि हमारे पास यहाँ पे इनकी विड्थ कॉमन है या बिन कॉमन लिया गया, 5 लिया गया, चेंज नहीं हो रहा, तो हम सबका इनका जो ग्राफ का चौड़ाई है वो एक ही होगी। नेक्स्ट क्या है 75 से 80 वाली भी 6 तक है, तो इसको भी हम ऐसे ही एक्सटेंड करके यहाँ ले आएंगे। नेक्स्ट क्लास है 80 से लेके 85 तक की, इसकी वैल्यू है हमारे पास 2, तो ये 80 से यहाँ 2 तक अप करेंगे और फिर इसको ऐसे मोड़ लेंगे। नेक्स्ट 90, तो 90 वाली क्लास हमारे पास 3 तक गई है, तो ये यहाँ 3 पे करके बेंड कर लेंगे। नेक्स्ट 95, 90 से 95 तक हमारे पास है वैल्यू 2 तक, फिर ये ऐसे आ गया, और 95 से लेके 100 तक हमारे पास वैल्यू 1 है, तो ये ऐसे बन गया। तो दिस इज़ कॉल्ड एज हिस्टोग्राम। रेक्टेंगुलर बार्स बनते हैं और जो ये जॉइंटेड होते हैं, अलग अलग नहीं होते। इधर जो ये अलग-अलग हैं ऑन द बेसिस ऑफ क्लास मार्क या मिड पॉइंट्स, तो ये हमारे पास बार चार्ट्स हैं और ये हिस्टोग्राम है, और इसी हिस्टोग्राम को हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन या फ्रीक्वेंसी कर्व भी बना सकते हैं अगर हम इसके मिड पॉइंट पे यहाँ डॉट्स लगा के इनको ज्वाइन कर लें। तो ये देखें सेम डाटा का हिस्टोग्राम और सेम डाटा का मिड पॉइंट वाला हमारे पास फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बन गया।